हेलो साथियों, YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को 40 महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि वनडे एग्जाम के हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो साथियों, आप सभी लोग इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर दीजिएगा और देखिएगा कि आप लोगों का कितना प्रश्न सही होता है। अपनी परीक्षाओं की जाँच आप इस वीडियो से जरूर कर सकते हैं और ये परीक्षाओं की दृष्टि से हर एक एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि एक जनरल साइंस सामान्य विज्ञान से संबंधित है, किसी एक टॉपिक से संबंधित नहीं है कि ये सिलेबस उसमें होगा या इसमें होगा। नहीं, एक जनरल साइंस से क्वेश्चन है जो कि हर जीके जीएस के अंतर्गत आ जाता है। कुछ ऐसे प्रश्न है जैसे ध्वनि का वेग है, किस रंग की तरंग दैर्घ्य कम या अधिक होती है। तो ऐसे प्रश्न आज के समय में हर एक परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिसमें साइंस सिलेबस अलग से दिया हो, वो टॉपिक अलग से दिया हो कि प्रकाश दिया है तभी उसमें ये आएगा। ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग साइंस के भी प्रश्न देखेंगे। आप देखेंगे तो यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, बीपीएससी हो, सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, चाहे यूपी पुलिस हो, इन तमाम परीक्षाओं में एसएससी जीडी हो, तमाम परीक्षाओं में विज्ञान के भी प्रश्न अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग पूरे प्रश्नों को देखिए और बताइए कि आप लोगों का कितना स्कोर इस वीडियो में आता है। हमारा पहला प्रश्न है, आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा होगा साथियों, कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है क्या वायु में होता है, जल में होता है, स्टील में होता है या निर्वात में होता है। तो साथियों, आप लोगों को बताना है कि जो ध्वनि का वेग होता है वो किस में अधिक होता है। तो ध्वनि की वेग की बात करेंगे दोस्तों, तो स्टील में या यहाँ पर ठोस दिया रहता तो ठोस हो जाता हमारा क्या, तो सबसे ज्यादा जो है ठोस या स्टील में हो जाएगा। ठीक है, वही सबसे कम की बात किया जाएगा या एकदम शून्य की बात किया जाएगा तो निर्वात हो जाएगा। ठीक है साथियों, ध्वनि का जो वेग होता है वो निर्वात में नहीं होता है। ठीक है, तो सर्वाधिक हम लोग क्या करेंगे, तो ऑप्शन सी को करेंगे। किस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है, क्या बैगनी की, लाल की, हरा की या लाल की। ठीक है दोस्तों, तो जो तरंग दैर्ध्य है वो लाल कलर की सर्वाधिक होती है, जबकि बैगनी कलर में दोस्तों ये न्यूनतम होती है। तो यहाँ पर सबसे कम पूछा है तो हमारा क्या सही जवाब हो जाएगा, तो बैगनी कलर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है, या दाब से, घनत्व से, आर्द्रता से या तापमान से। तो वायु में जो ध्वनि का वेग होता है दोस्तों, वो किससे स्वतंत्र होता है दोस्तों, तो वो होता है दाब से। किससे साथियों, तो उसका जवाब हो जाएगा दाब। यानी कि 3 नंबर प्रश्न का हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे। प्रश्न है 4 दोस्तों, कह रहा है कि प्राथमिक रंग है इसमें से किसको कहा जाता है, क्या पीला हरा नीला को, लाल हरा नीला को, नीला लाल बैगनी को, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, आप लोग बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। ये ऐसे ऐसे प्रश्न हैं साथियों कि जो कि प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि पूछे जाने की संभावनाएं हैं। ये सभी प्रश्न जो है रेलवे से संबंधित परीक्षाओं के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो यहाँ पर साथियों, अगर हम देखेंगे प्राथमिक रंग की दृष्टि से, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, पीला हरा और नीला। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, तो प्राथमिक रंग के अंतर्गत आते हैं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, तो 4 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है क्या 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻−10 मीटर, 10⁻−4 मीटर या 10⁻−5 मीटर। तो साथियों, यहाँ परमाणु की आप लोगों की त्रिज्या पूछा है, या हाइड्रोजन की भी त्रिज्या पूछता है दोस्तों, तो प्रश्न का आंसर दोनों सेम हो जाता है। हमारा क्या हो जाएगा, तो 10⁻−10 मीटर। ख्याल कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो यूनिट हो वो मीटर में होना चाहिए। ठीक है, सेंटीमीटर में हो जाएगा तो डिजिट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए परमाणु की जो त्रिज्या है वो 10⁻−10 मीटर होता है। अगर आपसे पूछ लेगा यहाँ पर परमाणु की त्रिज्या पूछता है, तब तो ये हमारा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगर वो नाभिक का पूछेगा दोस्तों, तो हमारा 10⁻−15 मीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या करेगा, अगर वो नाभिक का पूछेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 10⁻−15 मीटर हो जाएगा। तो दोनों प्रश्न अलग अलग तरीके से बनते हुए दोस्तों, और दोनों प्रश्नों का जो जवाब है साथियों वो अलग अलग है। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूजन मत होजिएगा। परमाणु की त्रिज्या पूछेगा तो 10⁻−10 मीटर, नाभिक का पूछेगा तो 10⁻−15 मीटर होगा। चलिए साथियों, प्रश्न नंबर 6 आ गया है हमारा। कह रहा है कि तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है, क्या निकोटीन, एस्प्रिन, फिनॉल या ग्रेफाइट। तो बताइए दोस्तों कि ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जो कि तंबाकू में विषैला पदार्थ के रूप में जाना जाता है। तो साथियों, हम लोग प्रश्न नंबर 6 का क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे। वही ग्रेफाइट की बात करेंगे साथियों, तो ये क्या है, तो हमारा कार्बन का एक अपर रूप है। चलिए साथियों, बता दीजिए कि कैफीन कहाँ पाया जाता है, क्या तंबाकू में, आलू में, कॉफी में या पालक में। तो पालक में तो बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आयरन पाया जाता है सबसे ज्यादा। ठीक है दोस्तों, कैफीन कहाँ पाया जाएगा, प्रश्न नंबर 7 में, तो वो कॉफी में पाया जाता है। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं कि तंबाकू तो नहीं होगा। नहीं साथियों, जो कैफीन है कॉफी, देख रहे हैं यहाँ से सेम सेम कुछ मिल भी रहा है, कैफ कॉफी। ठीक, तो आप लोग तंबाकू की तरफ मत जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। कैफीन में हमारा किस में पाया जाता है, तो कॉफी में। चलिए प्रश्न नंबर 8 है हमारा, एवोगाद्रो संख्या का मान होता है क्या 6.022 के गुणे 10⁻−23, 6.022 गुणे 10⁻23। आप ये भी देखिएगा कहाँ पर माइनस दिया है कहाँ पर प्लस दिया है, दोनों में वैल्यू चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 6.022 गुणे 10⁻−19
और डी कह रहा है कि 6.022 गुणे 10 की पावर 19। तो साथियों एक एवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है, तो हमारा जो पॉजिटिव वाले में मान है 10 की पावर 23, ये वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे। एक बार आप डिजिट फिर से देख लीजिए साथियों, इसको याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। मोल संख्या वाले में भी, परमाणु में जो, उसमें याद करने के लिए जरूरत पड़ जाता है इसका। कह रहा है नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, 9, 0, 2.4, 7.0। तो 9.0 होगा या 0 होगा या 2.4 होगा या 7 होगा। तो 9 का प्रश्न क्या हो जाएगा सही साथियों, जो नींबू का रस होता है वो अम्लीय रूप में होता है, यानी कि क्या हो जाएगा तब 2.4 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है साथियों, वही 7 की बात किया जाएगा दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा हमारा उदासीन में हो जाएगा, एक NaCl जैसे में। NaCl का पूछेगा पीएच मान तो 7 हो जाएगा। कह रहा है दोस्तों नींबू में कौन सा अम्ल होता है, टार्टरिक, ब्यूटरिक, साइट्रिक या फार्मिक। तो प्रश्न नंबर 10 है। और बताइए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछता है दोस्तों नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, और ये सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये सभी परीक्षाओं में अब पूछे जा रहे हैं। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो 10 की बात किया जाएगा दोस्तों, तो साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। नींबू में कौन सा, तो साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। फार्मिक की बात करेंगे दोस्तों, तो चींटी के डंक में फार्मिक पाया जाता है। वही टार्टरिक की बात करेंगे दोस्तों, तो इमली पाया जाता है। आप लोगों को बताना है दोस्तों कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है, क्या जिंक का है, तांबे का है, अब्रक का है या एल्यूमिनियम का है। तो चलिए साथियों फटाक से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 हमारा कह रहा है कि बॉक्साइट का अयस्क वो पूछ रहा है। तो साथियों हम लोग प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर डी की तरफ चलेंगे। प्रश्न नंबर 11 का क्या करेंगे, तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 12 हमारा कह रहा है कि पीतल मिश्र धातु है, तांबा और टीन का, तांबा और जस्ता का, जस्ता और एल्युमिनियम का, तांबा और लोहा का। तो साथियों पीतल, ठीक है, वो किसका मिश्र धातु है, यानी किन किन तत्वों से मिलकर बना है। तो हो जाएगा तांबा और जस्ता। किससे किससे मिलकर बना है दोस्तों, तो तांबा और जस्ता इसका सही जवाब होगा, यानी कि 12 नंबर का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। पारा का अयस्क है गैलेना, कैलोमाइट, सिनेबार या पेटसाइट। तो पारा का अयस्क क्या होगा तो साथियों, तो प्रश्न नंबर 13 है हमारा, क्या करेंगे, तो पारा एचजी का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। सीने बार इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो आप लोगों को अयस्क से संबंधित भी प्रश्न याद करना है कि कौन से अयस्क का, कौन से धातुओं का कौन सा अयस्क होता है। जैसे एल्युमिनियम का क्या है, तो बॉक्साइट है। लोहे का क्या होता है, इन सभी का जो है पूछता है। यूरेनियम का अयस्क क्या है, ब्रॉन्ज, यानी कि जिसे आप लोग कांसा बोलते हैं हिंदी में। एक मिश्रण है कॉपर एवं लेड का, कॉपर एवं आयरन का, जिंक एवं टीन का, कॉपर एवं टीन का। तो 14 नंबर में क्या बताएंगे साथियों, कॉपर और टीन। तो कॉपर और टीन किसका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, तो कॉपर और टीन का। प्रश्न 15 हमारा बेसेमर प्रक्रम से बनाया जाता है। ये याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्या पूछ रहा है, बेसेमर प्रक्रम। ठीक है, ऑप्शन हमारा देख लीजिए, क्या टीन बनाया जाता है, अमोनिया बनाया जाता है, इस्पात बनाया जाता है या हाइड्रोजन। प्रश्न हमारा बेसेमर प्रक्रम को वो पूछ रहा है। तो 15 नंबर में हम लोग ऑप्शन नंबर सी चलेंगे। बेसेमर प्रक्रम के अंतर्गत हम लोग इस्पात का उत्पादन करते हैं। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ, कि कांच निम्नलिखित का मिश्रण है, किसका मिश्रण है कांच। क्या क्वार्ट्ज और अभ्रक का, बालू और सिल्ट का, बालू और सिलिकेट का, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो बालू और जो सिलिकेट का मिश्रण होता है दोस्तों, वो कांच होता है। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा, तो बालू और जो सिलिकेट का मिश्रण होता है। आगे बढ़ते हैं, लोहा का शुद्धतम रूप है, क्या स्टील है, पिटवा लोहा है, ढलवा लोहा है या स्टेनलेस स्टील है। तो 17 नंबर का क्या सही जवाब होगा साथियों, लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है। तो दोस्तों जिसमें कार्बन की मात्रा कम होगी वो क्या हो जाएगा, तो हमारा सबसे शुद्ध लोहा होगा। और यहाँ पर जो पिटवा लोहा है साथियों, इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम पाई जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं जो पिटवा लोहा है वो लोहे का सबसे शुद्धतम रूप में गिना जा सकता है या जाना जा सकता है। प्रश्न नंबर 18, अधिकांश लोहा निम्न से प्राप्त किया जा सकता है, हेमेटाइट से, मैग्नेटाइट से, सीडेराइट से या आयरन पायराइट से। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें, जो लोहे का जो ये सब क्या है, हेमेटाइट, सीडेराइट, मैग्नेटाइट, ये सब लोहे का क्या है अयस्क है। तो आप लोग ऑप्शन को ना देखिए, इसके अयस्क की तरीके से इसे आप याद करिए कि लोहे का अयस्क कौन कौन सा है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 18 का अब जवाब दीजिए कि क्या सही जवाब होगा कि लोहे का जो है अधिकांश भाग किससे प्राप्त किया जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ये वाला सही जवाब हो जाएगा हेमेटाइट। क्या होगा साथियों, तो हेमेटाइट इसका सही जवाब होगा। एक ऑप्शन डी दिया है दोस्तों, कह रहा है कि आयरन पायराइट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो मूर्खों का सोना बोलते हैं। आयरन पायराइट को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, तो मूर्खों का सोना को आयरन पायराइट के नाम से हम लोग जानते हैं। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है साथियों कि मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा था, नायलॉन, रेयान, टेरिकॉट या पॉलिस्टर। तो बताइए दोस्तों मानव द्वारा निर्मित कौन सा रेशा है इसमें से सबसे पहला। तो 19 में हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सही जवाब करेंगे, नायलॉन। क्या होगा साथियों, तो नायलॉन इसका सही जवाब होगा।
ठीक है। गन पाउडर किसका मिश्रण है? सल्फर, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, चारकोल और सोडा का, सल्फर, रेत, पोटेशियम और चारकोल, सल्फर, चारकोल, कार्बन और क्या कह रहा है, नाइट्रोजन का। तो साथियों बताइए कि इसमें से क्या सही जवाब हो जाएगा। तो गन पाउडर में कौन कौन सा पाया जाता है? प्रश्न नंबर 20 है, आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो जो ऑप्शन नंबर 20 साथियों है वो गन पाउडर के मिश्रण के अंतर्गत आ जाएंगे, जैसे सल्फर है, चारकोल है और सोडा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गन धातु में होता है कापर, टीन, निकिल, एनडी, टीन, एन, कापर, एसएन, जेडएन। तो साथियों बताइए कि गन धातु में क्या पाया जाता है? तो कापर की बात किया जाएगा दोस्तों, तो 21 नंबर में हम लोग ऑप्शन नंबर सी की तरफ चले जाएंगे, कापर, एसएन और जिंक। जिंक, कापर और टीन की मदद से हम लोग गन धातु पाते हैं। चलिए आगे प्रश्न नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। टाका जिससे हम सोल्डर से बनी मिश्र धातु है, रांगा और तांबा, सीसा और तांबा, रांगा और सीसा, सीसा और टी। तो 22 नंबर में क्या करेंगे साथियों, तो सीसा और टी। क्या हो जाएगा सोल्डर का? तो सीसा और टी। ठीक है, पीबी और एसएन। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो पीबी प्लस एसएन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है एल्युमिनियम, तांबा, चांदी या ओस्मियम। तो साथियों बताइए सबसे भारी धातु 23 नंबर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी सही जवाब हो जाएगा। एल्युमिनियम को हम लोग ग्रीन धातु के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, वही भविष्य की धातु पूछेगा दोस्तों तो हम लोग यूरेनियम को बोलेंगे। भविष्य का धातु कौन है? तो यूरेनियम। और ग्रीन धातु पूछेगा तो एल्युमिनियम। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठन में शामिल है। ठीक है साथियों, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटकों में कौन सा शामिल है? तो बताइए 24 नंबर में क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हो जाएगा, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। क्या हो जाएगा? लाइम, सिलिका और एल्यूमिना इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है? क्या पिट होगा, लिग्नाइट होगा, बिटुमिनस होगा या एंथ्रेसाइट होगा? ठीक है दोस्तों, तो ये सब क्या है? तो कोयले के एक प्रकार है। ठीक है, और उसमें से सबसे शुद्ध कोयला कौन सा होता है? तो साथियों तो हमारा एंथ्रेसाइट जो कोयला है 25 नंबर का ऑप्शन जो डी में लिखा गया, ये सबसे शुद्धतम कोयले के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 26 देख लीजिए साथियों की सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ पूछ रहा है साथियों, और आपसे कह रहा है कि वसा होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों प्रश्न नंबर 26 का सबसे कार्बनिक जो पदार्थ पूछा है इसमें, तो 27 के पहले जो प्रश्न नंबर 26 है हमारा, तो ऑप्शन क्या होगा? तो सी हो जाएगा, प्रोटीन। उसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? तो प्रोटीन। पायरेक्स कांच मुख्यतः है, क्या साधारण कांच है, उष्मा प्रतिरोधी कांच है, उष्मा अवशोषक कांच है? डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो 27 में हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सही जवाब करेंगे, उष्मा प्रतिरोधी कांच। क्या होगा साथियों? तो उष्मा प्रतिरोधी कांच इसका सही जवाब होगा। मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? तांबे का है, चांदी का है, मैग्नीशियम का है या लोहे का है? तो प्रश्न नंबर 28 का क्या होगा जवाब साथियों बताइए। तो 28 नंबर हम लोग जो मेलाकोनाइट है वो तांबे का खनिज है, यानी कि 28 नंबर का हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। पेट्रोल का मुख्य संगठन क्या है? पेंटेन, ऑक्टेन, मीथेन या हेक्सेन? प्रश्न नंबर 29 है दोस्तों, जो पेट्रोल का मुख्य संगठक में है दोस्तों वो कौन सा है? तो ऑक्टेन इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है गो दूध में पीलेपन का कारण क्या है? क्या रिब्यूलोज है, लैक्टिक एसिड है, कैरोटीन है या पैक्टीन है? तो दूध में जो पीलापन है, गाय के जो दूध में, वो पीलापन किसके कारण होता है साथियों? तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, कैरोटीन के कारण होता है। पेट्रोलियम में का जटिल मिश्रण है, प्रोपेन और ब्यूटेन का, एथिलीन और इथेन का, साइमोजिन और एथीन का, रिगोलिन और हेक्सीन का। तो प्रश्न नंबर 31 में क्या होगा दोस्तों? तो पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन। क्या होगा साथियों? 31 का ऑप्शन है प्रोटेन और ब्यूटेन। प्रश्न नंबर 32 से एसिड बदलता है, जो अम्ल होता है वो किस में बदलता है? क्या नीले लिटमस को लाल में, लाल लिटमस को नीले में, लिटमस का रंग नहीं बदलता है? डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो 32 नंबर में क्या करेंगे साथियों? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अम्ल क्या करता है? तो नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट कर देता है। वही अगर यहाँ पर क्षार को पूछता है तो लाल लिटमस को क्या करता है? तो नीले में बदलता है। स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, नाइट्रिक अम्ल में, इक्वारेजिया में? डी कह रहा है एसिटिक अम्ल में। तो साथियों 33 नंबर का क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो सोना होता है वो जल के साथ तो अभिक्रिया करता नहीं है दोस्तों, तो किसके साथ घुलता है? तो एक्वारेजिया के साथ। क्या होता है दोस्तों? तो वह पदार्थ कौन सा है? तो एक्वारेजिया। ठीक है,
प्रश्न नंबर 34 है साथियों, कह रहा है कि एमिनो अम्ल मिलते हैं स्टार्च में, वसा में, तेल में या प्रोटीन में। तो अमीनो अम्ल की बात किया जाएगा दोस्तों तो प्रोटीन में मिलते हैं, यानी कि 34 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। एपी कल्चर संबंधित है मधुमक्खी पालन से, मछली पालन से, लाख का कीट पालन से, रेशम का कीड़ा से। तो जो एपी कल्चर है दोस्तों वो मधुमक्खी पालन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, क्या है तो मधुमक्खी पालन से है। वही रेशम की बात किया जाएगा दोस्तों तो सेरी कल्चर हो जाएगा। मछली पालन की बात किया जाएगा दोस्तों तो पीसी कल्चर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, 35 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। विषाणु के द्वारा क्या हैजा होगा, टिटनेस होगा, पोलियो होगा या गुनेरियो होगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 36 का क्या सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, विषाणु के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, पोलियो। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा तो पोलियो इसका सही जवाब हो जाएगा। मलेरिया रोग होता है मादा एनोफिलिस द्वारा, नर एनाफिलिस के द्वारा, एड्स एजिप्ट के द्वारा या क्यूलेक्स के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा किसके द्वारा होता है दोस्तों, तो 37 नंबर का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। और आप लोगों से को बताना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। क्या बताना साथियों कमेंट बॉक्स में कि मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो साथियों ये था आज का हमारा प्रश्न, कैसा लगा आप लोगों को आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक और दोस्तों में अपने शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। मैं बीच बीच में कभी ये नहीं कहता हूँ दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए या वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं दोस्तों एकदम आखिरी में बोलता हूँ दोस्तों, अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं मैंने वीडियो बनाते समय मेहनत की है, वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिए। चैनल पे आप पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस पर आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साथियों तो इस पर आप लोग विजिट कर सकते हैं। इस पर आप लोगों को समय समय पर अपडेट क्वेश्चन मिलते रहेंगे दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।